हेलो दोस्तों, आज हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों पाठ पर जो खत्म हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगे उस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, आई तीव्रता की वैद्युत चुंबकीय तरंग एक पूर्ण परावर्तक तल पर अभिलंबवत आपतित होती है। तरंग द्वारा तल पर आरोपित दाब है। कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है वो पूर्ण परावर्तक तल पर अभिलंबवत आपतित हो रही है तो वो कितना दाब आरोपित करेगी। हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो विकिरण दाब आरोपित करती है। अब कितना विकिरण दाब होगा तो देखिए, तल पर अवशोषित हो रही है या परावर्तित हो रही है, इसके लिए दाब का अलग अलग सूत्र है। अगर प्रकाश किरण अवशोषित हो रही हो, पूर्ण अवशोषक तल पर गिरती, तो उसके लिए दाब का सूत्र है P बराबर I/C। ये अगर अवशोषक तल पर गिरती यानी एब्जॉर्बर, परफेक्टली एब्जॉर्बर होता तो दाब का I/C फार्मूला इस्तेमाल करते, लेकिन यहां पूर्ण परावर्तक तल की बात की गई। तो हम जानते हैं प्रकाश किरण जब अभिलंबवत गिरेगी तो वो अपने ही मार्ग पर वापस लौटेगी, जिसके कारण उसका संवेग परिवर्तन दोगुना हो जाएगा, और संवेग परिवर्तन दोगुना होने के कारण यह दाब भी दोगुना हो जाएगा। और हम कहेंगे कि अगर यह रिफ्लेक्ट हो रही है तो वहां 2I/C ये लिखा जा सकता है। तो विकिरण दाब का फार्मूला है 2I/C। तो पहले प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, इसमें कह रहा है 5450 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य 5450 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य किस भाग में पाई जाती है। देखिए ऑप्शन दिया है बैगनी, आसमानी, हरा और लाल। इसमें हमें बताना है कि 5450 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य किस भाग में पाई जाती है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि 3900 से 7800 के बीच दृश्य प्रकाश होता है। अब 39 यानी वायलेट से शुरू होता है, बैगनी कलर से, तो बैगनी के बाद इंडिगो आएगा, जामुनी, फिर ब्लू कलर आएगा, नीला, उसके बाद में ग्रीन कलर आता है। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो 5450, इसको डायरेक्ट याद रखना होगा तुमको कि 5450 वाली जो रेंज है ये हरा रंग के लिए है, हरा रंग। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। हरे रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 5450 एंगस्ट्रॉम के आसपास हरे रंग का होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, रेडियो तरंग उत्पन्न की जाती है। रेडियो तरंग किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो जैसा कि हमें मालूम है रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह बहुत ही कम होती है, तरंगदैर्ध्य उसका बड़ा होता है, आवृत्ति कम होती है। तो यहां से हम देख सकते हैं रेडियो तरंग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिया है, एलसी दोलित्र, मैग्नेट्रॉन वाल्व, कूलीज नलिका, तप्त स्रोत। तो इनमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो एलसी दोलित्र द्वारा होगा। एलसी दोलित्र, जो एलसी दोलित्र है जिसमें वैद्युत दोलन होता था, एलसी परिपथ के बारे में बताया जा चुका है। तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होगी विद्युत चुंबकीय तरंग वो रेडियो तरंग होगी, उसकी तरंगदैर्ध्य बड़ी होगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है सेल्यूलर फोन में प्रयुक्त होती है। सेल्यूलर फोन में प्रयुक्त होती है मतलब कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग सेल्यूलर फोन में प्रयुक्त की जाती है। तो उसके लिए ऑप्शन दिया है AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंड, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बैंड, और UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां जैसा कि हमें मालूम है सेल्यूलर फोन में प्रयुक्त होने वाली जो बैंड है वो UHF, ये इसका राइट आंसर होगा। चौथा में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 5वां प्रश्न देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ठंडे प्रदेशों में पेड़ पौधों को उगाने के लिए एक कांच की शेड बनाई जाती थी जिसके भीतर प्रकाश की किरणें प्रवेश करती थी और उसमें जो लघु तरंगदैर्ध्य की प्रकाश होती थी और ट्रैप्ड हो जाती थी, और जिससे कि उसके भीतर गर्मी बनी रहती थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण, तो प्रकाश में जो किरण ऊष्मा रखती है वही
ग्रीन हाउस का प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण इसमें से कौन सा हो सकता है? तो देखिए ऊष्मा यानी गर्म किरण, इसमें हम अवरक्त किरण को कहते हैं। इंफ्रारेड जो होती है वो एक तप्त किरण होती है, तो तप्त किरण के रूप में हम अवरक्त किरण ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण कहा जा सकता है। फिर छठा में कह रहा है सूर्य के विकिरण में से कौन सी तरंग अंततः वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होती है? तो इन सभी में सूर्य के विकिरण में कौन सी तरंग वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो जैसा कि जानते हैं हम कि अगर हमारे पास ऊष्मीय ऊर्जा है तो उसको हम वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में जो अवरक्त भाग होता है, जो अवरक्त भाग होता है उसी को वैद्युत ऊर्जा के रूप में हम प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विकिरण, ऊष्मीय विकिरण मौजूद होता है और वह ऊष्मीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट की जा सकती है। अब देखिए सातवां प्रश्न, समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में, समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा। ये 2025 में प्रश्न पूछा भी गया है, मॉडल पेपर में ये प्रश्न मिल जाएगा। समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा। किधर गति करेगा? तो जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, तो आवेशित कण है तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उस पर सबसे पहले पड़ेगा। तो अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग उस इलेक्ट्रॉन जो मार्ग में रखा हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंग के मार्ग में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो जब विद्युत चुंबकीय तरंग गुजरेगी तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा। ऑप्शन में दिया हुआ था विद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तरंग संचरण की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र के तल में तथा तरंग संचरण की दिशा में। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में वह इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा। आइए प्रश्न संख्या 8 में देखें, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन चारों में बताना है कौन न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इन्हीं चार में बताना है। यहां ऑप्शन दिया हुआ है पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें और माइक्रो तरंगे। तो न्यूनतम आवृत्ति की अगर देखी जाए तो रेडियो तरंगे, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, लेकिन रेडियो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो रेडियो के ठीक पहले माइक्रो तरंगे आती थी, ये माइक्रो दिया हुआ है, तो इन चारों में न्यूनतम आवृत्ति इस माइक्रो तरंग का कहा जा सकता है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति न्यूनतम होगी। देखिए प्रश्न संख्या 9, E बराबर 100 cos 6 × 10⁸ प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक, हमें अपवर्तनांक बताना है। ये कोज्या वक्र के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग लिया गया है, कॉस के रूप में यहां दिया हुआ है, इसका जो समीकरण है वो कॉस के रूप में है, तो ये कोज्या वक्र मान सकते हैं। अब इसमें देखिए टी का जो गुणक होता है वो कोणीय आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, तो टी का गुणक है कोणीय आवृत्ति ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू 6 × 10⁸ दिया हुआ है, रेडियन पर सेकंड कह सकते हैं, 6 × 10⁸ रेडियन पर सेकंड। और यहाँ यक्स का जो गुणक होता है वो संचरण नियतांक के होता है, और के की वैल्यू यहाँ 4 दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है के की वैल्यू। और इसका अगर मात्रक कहा जाए तो प्रति मीटर होता है, संचरण नियतांक का मात्रक प्रति मीटर। तो यहाँ 4 संचरण नियतांक दिया है, तरंग के संचरण का जो नियतांक है, ओमेगा और के का अनुपात, ओमेगा और के का अनुपात विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल को प्रदर्शित करेगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग है वह प्रदर्शित होगा ओमेगा अपॉन के से। तो यहां अगर हम ओमेगा अपॉन के निकाल लें तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के बारे में मालूम चल जाएगा कि किस चाल से वह तरंग चल रही है। तो देखिए ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10⁸ और के की वैल्यू है 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी चाल आ जाएगी 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाल के बारे में मालूम चल गया। अब हमें बताना क्या है, जिस माध्यम में वह तरंग संचरित हो रही है उस माध्यम का हमें अपवर्तनांक बताना है। तो अपवर्तनांक n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहां से अगर निकाला जाए तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ देखिए माध्यम में दिया हुआ 1.5 10⁸। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 10⁸ से 8 कैंसिल और 1.5 को 2 बार गुणा करने पर 3 मिलता है,
तो यहाँ सॉरी 2, यहाँ 2 प्राप्त हो जाएगा। 1.5 को 2 से गुणा करने पर हमको 3 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ 1.5 को 2 बार ले जाएंगे, 3 कैंसिल होगा, तो n बराबर हमको 2 मिलेगा। यानी उस माध्यम का अपवर्तनांक 2 के बराबर आना चाहिए। तो प्रश्न संख्या देखिए इसमें 9 में अपवर्तनांक हमें 2 यानी बी ऑप्शन में है। प्रश्न संख्या 9 में इस संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक बताना था, तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें अपवर्तनांक 2 दिया हुआ है। अब देखिए 10वां प्रश्न। तो 10वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। देखिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से हमको करना है। इसमें प्रश्न में थोड़ा अलग अलग किताबों में कहीं कहीं आंसर डिफरेंट दिया हुआ है, तो इसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जब कहा जाए कि समय के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर पूछा जाए, तब उसका उत्तर हम कहेंगे 0 डिग्री। तो समय के सापेक्ष अगर लिया जा रहा है तब कलांतर 0 होगा। लेकिन अगर कहा जाए वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बीच कलांतर बताओ, तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र सदिश जो होता है y अक्ष के अनुदिश है, तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश z अक्ष के अनुदिश होता है। तो हम जानते हैं y और z अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री है, इसलिए यहां सदिश की बात कर रहा था। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर पूछ रहा है, तो इसमें राइट आंसर π/2 रेडियन कह सकते हैं, 90 डिग्री का कलांतर कहा जा सकता है। लेकिन अगर समय के सापेक्ष पूछा गया होता तो समय के सापेक्ष 0 डिग्री कह सकते थे। 0 डिग्री क्योंकि दोनों साथ साथ शून्य हो रहे हैं, साथ साथ अधिकतम हो रहे हैं, तो इसलिए अगर समय के सापेक्ष अगर कहा जाता तो शून्य उत्तर सही होता। लेकिन यहां समय का कोई जिक्र नहीं किया गया। वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों में कलांतर पूछा जा रहा है, तो सदिशों में जो कलांतर होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, देखिए 11 नंबर, निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग E बराबर E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ के एक्स माइनस ओमेगा टी और B बराबर दिया है B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से प्रदर्शित है। तो ये 2 समीकरण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण दिया है। हमें बताना है इसमें कौन सा संबंध सही है। तो जैसा कि हम निकाल चुके हैं पीछे कि जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात वो प्रकाश की चाल c के बराबर आता था, और ये E/B को E0 और B0 के अनुपात के बराबर भी दिखाया जा चुका है कि ये इसके शिखर मानों के अनुपात के बराबर होता है और ये c के बराबर है। तो E0/B0 बराबर c कहा जा सकता है। और यहां देखिए c को हम दिखा चुके हैं ओमेगा और k का अनुपात, ओमेगा और k का अनुपात c के बराबर होता है। तो हमें इन दोनों को बराबर करके यहां उत्तर चुनना है कौन सा सही होगा। तो देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें इन दोनों में, तो यहाँ E0 k मिल रहा है, E0 k, और इधर मिल रहा है ओमेगा B0 का गुणनफल यानी B0 ओमेगा, यह इसमें संबंध आ रहा है। E0 k बराबर B0 ओमेगा, तो ऐसा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, E0 k B0 ओमेगा। तो इसलिए 11 में E0 k B0 ओमेगा इसमें राइट आंसर होगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग के संगत है। तो 1 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग के संगत पड़ता है। तो इसमें हमें बताना है, देखिए गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, गीगाहर्ट्ज तो मेगा 10⁻6 होता है, और गीगा कहा गया तो 10⁻9 के संगत हो गया। ये 10⁻9 हर्ट्ज के संगत आवृत्ति पूछ रहा है, तो 10⁻9 के संगत आवृत्ति जो लिया जाएगा, देखिए कितना होगा, मेगा के बाद गीगा कह रहा है, तो निश्चित रूप से ये बड़ी तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति की बात कर रहा है, आवृत्ति बड़ी की बात कर रहा है कि 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ती है। तो यहां देखिए रेडियो तरंगे जो दिया हुआ है, इसी में 1 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति प्राप्त होगी। तो 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के, हम कह सकते हैं रेडियो तरंगे जहां है उस क्षेत्र में पड़ेगी, रेडियो तरंगों के क्षेत्र में ये पड़ेगी। आइए प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या है कि यदि
वेक्टर ई तथा वेक्टर बी विद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो तब विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होगी। किस वेक्टर के अनुदिश होगी? तो देखिए यहां कह रहा है वेक्टर ई, वेक्टर बी, ई डॉट बी, ई क्रॉस बी। तो जैसा कि हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं और ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो यहाँ ई तथा बी ये दोनों वैद्युत वेक्टर चुंबकीय वेक्टर हैं और कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके अनुदिश होगी? तो इन दोनों के अनुदिश इसमें ई क्रॉस बी दिया हुआ है। ई क्रॉस बी जो होगा वो वेक्टर ई और वेक्टर बी दोनों के लंबवत होगा, वही तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कहा जाएगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 14, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है। इसमें हमें बताना है रेडियो आवृत्ति का परास कौन सा है। तो पिछले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं कि 1 गीगाहर्ट्ज यानी 10⁹ के लगभग जो आता था वो रेडियो तरंग की आवृत्ति होती थी। तो 10⁹ किसके अंतर्गत आएगा? हम उसी को ढूंढ सकते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास। तो देखिए 10⁶ से 10 के बीच वाला जो होगा यही रेडियो तरंग के लिए होगा। बाकी इससे बड़ी आवृत्ति दिया हुआ है तो इससे बड़ी आवृत्तियां हैं और ये 10⁶ से 10 वाला जो होगा वो रेडियो आवृत्ति कहा जाएगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 15, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट प्रति मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताना है। तो जैसा कि हमें मालूम है ई और बी का जो अनुपात होता है ई नॉट और बी नॉट के अनुपात के बराबर और ये सी के बराबर, इसमें दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी ई नॉट दिया है, बी नॉट हमको बताना है। तो बी नॉट बराबर आ जाएगा ई नॉट बटा सी, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर बी नॉट निकालें तो देखिए ई नॉट का मान है 6 और सी का मान होता है 3 × 10⁸। तो यहां से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये ऊपर जाएगा 2 × 10⁻⁸ टेस्ला कह सकते हैं। तो 2 × 10⁻⁸ टेस्ला ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसमें 15 का बी सही होगा। देखिए प्रश्न संख्या 16, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। किसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो ऑप्शन दिया है स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, आवेशहीन कण द्वारा। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो उत्पत्ति होती है वो परिवर्तनशील धारा के कारण या त्वरित आवेश के कारण कह सकते हैं। तो यहाँ त्वरित आवेश द्वारा हम ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं, इसमें सही होगा। 17वां देखिए, 17 में विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण, संचरण की दिशा और ध्रुवण तल के बीच का कोण यहां हमें बताना है। तो यहां देखिए ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, 45 है, 90 है, 180 है। तो संचरण की दिशा और ध्रुवण तल ये दोनों परस्पर लंबवत होंगे। संचरण की दिशा और ध्रुवण तल ये परस्पर लंबवत यानी 90 डिग्री पर होंगे। तो इसमें 17 में सी ऑप्शन सही होगा। 18वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसमें हमें बताना है कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो जैसा कि 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ चुके हैं उनको क्रम से याद रखना जरूरी है, क्रम से याद रखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी प्रश्न तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के बढ़ते और घटते क्रम को पहचानने पर दे सकता है। तो इसलिए उनको क्रम से तरंगदैर्घ्य का या आवृत्ति का क्रम याद रखिए। भाई तरंगदैर्घ्य का ठीक उल्टा आवृत्ति का क्रम होगा। तरंगदैर्घ्य का अगर हम बढ़ता क्रम याद कर रहे हैं तो वही आवृत्ति का घटता क्रम होगा। तो यहां देखिए, यहां क्रम पर आधारित नहीं, यहां हमें केवल पहचानना है। तो सातों का नाम तो याद होना ही चाहिए। तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो यक्स किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा किरणें है, अवरक्त है, ये अल्फा नहीं है। इसमें अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? इसमें हमें पहचानना है कौन सा है। तो देखिए अल्फा किरण, बीटा किरण ये तो नहीं है, धन किरण भी नहीं है। इसमें एक्स किरण केवल विद्युत चुंबकीय तरंग है। 7 तरंगों में एक्स किरणें आती है, बाकी ये तीनों नहीं आती हैं। फिर अगला देखिए, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। अब यहाँ 4 ऑप्शन कौन कौन दिया है? परस्पर लंबवत तथा समान कला में, फिर यहाँ दिया है परस्पर समांतर तथा समान कला में, परस्पर लंबवत तथा विपरीत कला में, परस्पर समांतर तथा विपरीत कला में। तो यहाँ हम कह सकते हैं
कि ई और बी जो होते हैं वो परस्पर लंबवत तो होते ही हैं, साथ साथ समय के सापेक्ष दोनों समान कला में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, परस्पर लंबवत तथा समान कला में। अब देखिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में दो सूचियां दी हुई हैं। एक में सूची दिया हुआ है ए बी सी डी करके और दूसरी सूची में 1 2 3 4 करके। हमें मिलान करना है कि इसमें कौन सा किससे मिल रहा है, मतलब मिलता जुलता सिद्धांत कौन सा किसके लिए सत्य है। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा, मैक्सवेल सिद्धांत। तो मैक्सवेल सिद्धांत किससे मैच करेगा, मैक्सवेल सिद्धांत इसमें क्या बता रहा है, या रेडियो तरंगे, या विद्युत चुंबकीय तरंगे, या इलेक्ट्रॉन का वेग। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा हमारा। तो यहां देखिए अगर हम मिलान करें तो इसमें मैक्सवेल सिद्धांत से क्या चीज मिला था, मैक्सवेल सिद्धांत से क्या चीज मिला था। और इसमें हाँ यहां से देखिए हम रेडियो तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे यहां से पकड़ सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये किसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, तो हम कह सकते हैं त्वरित आवेश के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो इसमें सी का 3 नंबर सही होगा। तो सी का 3, देखिए सी में 3 यहां भी है यहां भी है। अब इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, तो फिर अगला चुनेंगे हम इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग कह रहा है और फिर यहां कह रहा है रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। रेडियो तरंग जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसमें बी वाले में पहला किसमें है, तो यहां से देखिए बी वाले में पहला मिल रहा है। तो हम 2 ही ऑप्शन अगर सही हो गया तो यहां से हमें अनुमानता सही मिल जाएगा, यहां से अनुमानता हमको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज हम यहां भी कह सकते हैं, रेडियो तरंगे जो होती है वो संचार प्रणाली में प्रयुक्त होती हैं। तो रेडियो तरंगे संचार प्रणाली में भी प्रयुक्त की जाती हैं। तो हम विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं बल्कि यहां से हम रेडियो तरंग को संचार प्रणाली में प्रयुक्त करेंगे, संचार प्रणाली में। और इलेक्ट्रॉन का वेग जो कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेग, उसके लिए देखिए क्या सही होगा। देखिए इसमें 21 में क्या देख रहे थे कि बी में ये चौथा सही है। और फिर देखिए इसमें पहला मैक्सवेल सिद्धांत। तो मैक्सवेल सिद्धांत क्या बताता है, तो मैक्सवेल सिद्धांत हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताता है। मैक्सवेल सिद्धांत विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताता है। अब यहाँ एक ऑप्शन बचा इलेक्ट्रॉन का वेग। तो निश्चित ही हम E/B का मान C के बराबर पढ़ते थे कि प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो यहाँ प्रकाश का वेग होना चाहिए, लेकिन अब एक ही ऑप्शन बच रहा है तो निश्चित रूप से ये हम इसको मिलान कर देंगे। जबकि प्रश्न में यहाँ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के स्थान पर प्रकाश होना चाहिए। अब किताब में चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन हमने दिया है। तो यहाँ प्रकाश का वेग होना चाहिए। प्रकाश का वेग E और B का अनुपात होता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 21 में देखिए कौन सा सही होगा, ए का पहला है और बी में चौथा है, यानी 1 4 3 2। तो 1 4 3 2 इसमें देखिए सेकंड वाले में आ रहा है 1 4 3 2। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 22। यहाँ 22 नंबर पे विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन दिया है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों या कोई नहीं। तो हम ये पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में सिद्ध किया जा चुका है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। देखिए प्रश्न संख्या 23। प्रकाश किरणें, एक्स किरणें एवं रेडियो तरंगें निर्वात में गतिशील हैं। मतलब निर्वात में ये तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश किरणें मतलब दृश्य प्रकाश की बात हो रही है, एक्स किरणें और रेडियो तरंगे ये तीनों ही निर्वात में गतिशील है। तो हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे सात प्रकार की होती हैं और सातों समान चाल से चलेंगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तीनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और निर्वात में इनकी चाल तो समान होती ही है। और आवृत्तियां एक्स किरण, रेडियो तरंग और प्रकाश किरण, इन सब की आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो अब इसमें हम ऑप्शन चुनेंगे। कह रहा है इनकी आवृत्तियां समान, तो ये तो गलत हो गया। इनकी चाल समान परंतु आवृत्तियां भिन्न भिन्न, हाँ ये राइट आंसर होगा। इनकी चाल समान, आवृत्तियां भिन्न भिन्न। इसमें कह रहा है इनकी चाल एवं आवृत्तियां दोनों समान, तो दोनों नहीं हो सकती, आवृत्ति भिन्न है। इनकी आवृत्ति समान, चाल भिन्न, तो ये गलत है क्योंकि सातों विद्युत चुंबकीय तरंगे एक समान चाल से चलती हैं निर्वात में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24।
प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है x दिशा में गतिमान एक विद्युत चुंबकीय तरंग आकाश के किसी बिंदु पर वेक्टर b बराबर 1 गुणे 10 का घात -8 यूनिट वेक्टर जे टेस्ला है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का हमें मान बताना है। तो देखिए सदिश रूप में दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर साथ में लगा हुआ है जो यह बताता है, ये यूनिट वेक्टर जे यह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा y अक्ष के अनुदिश ली गई है। तो देखिए इसमें x दिशा में गतिमान है विद्युत चुंबकीय तरंग और चुंबकीय क्षेत्र अगर y अक्ष के अनुदिश है तो निश्चित रूप से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह z अक्ष के अनुदिश होगा। अब हमें वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखिए अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालें तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अगर निकाला जाए तो 1 गुणे 10 का घात 1.0 10 का घात -8 टेस्ला ये कहा जा सकता है। अब हमें बताना है वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बताने के लिए हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि E/B ये बराबर होता है C के। तो यहां से देखिए कैंची गुणा करके हम E निकाल सकते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ये C और B के मान के गुणनफल के बराबर होगा। C है प्रकाश की चाल और B की वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों मानों को हम यहां गुणा कर लेंगे, E का मान हमें मिल जाएगा। तो C का मान होता है 3 गुणे 10 का घात +8 मीटर पर सेकेंड और B का मान है 1.0 10 का घात -8। अब देखिए इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो इनका गुणनफल 1 हो जाएगा। 3 गुणे 10 का घात +8 -8 गुणा होने पर 10 की घात 8 -8 करेंगे 0 यानी 1 आ जाएगा। यहाँ 3 गुणे 1 ये 3 आएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी 3.0। तो ये परिमाण निकल आया और हमें दिशा भी साथ में इंक्लूड करना है। तो दिशा भी अगर इंक्लूड करना है तो हम यहाँ से देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो है ये ऑप्शन नंबर इसमें 24 में वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो जेड अक्ष के अनुदिश होगी। चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष के अनुदिश है, यूनिट वेक्टर जे लिया गया है, तरंग संचरण x दिशा में हो रहा है। तो अब जेड अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर हम k लगाएंगे। अगर हमको वैद्युत क्षेत्र E का मान बताना है तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र E का जो मान होगा हम लिख सकते हैं वेक्टर E बराबर, यहां देखिए परिमाण सॉल्व करने पर कितना मिला, परिमाण मिला है 3.0 वोल्ट प्रति मीटर लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहां से हम अब यहां ऑप्शन लिख देंगे 3.0 और यूनिट वेक्टर साथ में k लगा देंगे, ये इसका हमारा आंसर आएगा। तो प्रश्न संख्या 24 को सॉल्व करके हम यह आंसर निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ये दिया हुआ था, E/B बराबर C फार्मूला लगाएंगे, E बराबर C इंटू B होगा और C और B का गुणा कराएंगे तो 3 के बराबर आएगा। अब यहाँ हम वैद्युत क्षेत्र का जब मान लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र सदिश के रूप में तो यूनिट वेक्टर के गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर इसमें आएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 25 में एक विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित वैद्युत क्षेत्र दिया है। दोलित वैद्युत क्षेत्र मतलब x और t के सापेक्ष इसके मान में परिवर्तन दिखाया गया एक समीकरण दिया है वैद्युत क्षेत्र का, जिसमें EY कहा जा रहा है। देखिए एक विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित वैद्युत क्षेत्र EY बराबर 30 साइन 2 गुणे 10 का घात 11t 300 पाई x वोल्ट प्रति मीटर से दिया जाता है। हमें निकालना है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान और दूसरे में कह रहा है दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। तो हम यहां से अगर ये देखें कि यहां देखिए k का जो गुणक होता है x, ये बताता है कि तरंग संचरण किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो तरंग संचरण हो रहा है x अक्ष के अनुदिश और यहां बीच में चिन्ह प्लस है तो हम कहेंगे ऋण x अक्ष के अनुदिश। अगर बीच में माइनस होता तो धन x अक्ष के अनुदिश तरंग संचरण कहा जाता, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम कहेंगे ऋण x अक्ष के अनुदिश विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण हो रहा है। और यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र का जो घटक लिया गया है वो EY कहा गया, वैद्युत क्षेत्र y अक्ष के अनुदिश है। तो निश्चित ही जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो z अक्ष के अनुदिश होगा। हमें चुंबकीय क्षेत्र का z घटक लेना है, उसके पहले हमें तरंगदैर्ध्य निकालना है। तो इस समीकरण की जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण की हम तुलना कराएंगे E0 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स से, इससे तुलना कराइए इस समीकरण की। तो यहां देखिए तुलना करने पर हम क्या देखेंगे कि E0 की वैल्यू ये 30 वोल्ट प्रति मीटर आएगा, 30 वोल्ट प्रति मीटर ये E0 आ जाएगा। और साथ में ओमेगा की वैल्यू देखिए तो ओमेगा यहां से मिल जाएगा t का गुणांक यानी 2 गुणे 10 का घात
2 गुणे 10 का घात 11 ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा हो गया। और फिर के का गुणक, तो के का यहां देखेंगे अगर एक्स का गुणक के होना चाहिए तो एक्स का गुणक के ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसी अनुसार तुलना करना होगा, तो कला हमें उसी के अनुरूप लेना होगा। तो ओमेगा टी प्लस के एक्स से ही तुलना करेंगे। तो यहां से देखिए के की वैल्यू क्या होगी, के की जगह पर यहां दिया है 300 पाई, ये दिया हुआ है 300 पाई, ये के की वैल्यू दी हुई है। तो अब इसका अगर मात्रक लिखे तो ये प्रति मीटर के रूप में होना चाहिए। अब इतने मान हमें मालूम है, अब इन मानों को हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान, तो हम जानते हैं तरंगदैर्ध्य का मान इस के की वैल्यू से निकाल सकते हैं। के बराबर फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो के बराबर अगर 300 पाई है तो 2 पाई अपॉन लैम्डा का मान हम 300 इंटू पाई लिख सकते हैं। पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल किया जा सकता है, और यहां से देखिए इस 2 को नीचे ले आए तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 300/2 ये आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 150 आ जाएगा, और इसको अगर पलट दिया जाए या कैंची गुणन कर ले तो 150 लैम्डा बराबर 1, या लैम्डा इक्वल टू निकालेंगे जब लैम्डा इक्वल टू तो 1 अपॉन 150 आएगा, 1 अपॉन 150 150 ये आ जाएगा, 1/150 आएगा। अब हम एक को अगर 150 से भाग करें, एक को 150 से अगर भाग किया जाए तो देखिए क्या मिलेगा, 150 एक से भाग करना है तो पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो फिर बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो और बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ेगा। अब ये 6 बार जाएगा तो 150 छक्का 900, यहाँ 100 बच गया, एक जीरो फिर अपने आप आ जाएगा, फिर 6 बार यानी 6 बार बार रिपीट होगा। ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 2 बार 6 लिख के लास्ट वाले को 7 कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, अगर इसको भाग किया जाए तो लैम्डा की वैल्यू देखिए क्या मिल रही है, लैम्डा की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, यहां अगर भाग किया जाए तो तरंगदैर्ध्य लैम्डा आ जाएगा 0.00667 करके मिलेगा। या इसी को अगर 10 की घात में प्रदर्शित करें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6.67 गुणे 10 का घात -3, और इसको मीटर में लिख देंगे, ये इतना मीटर आएगा। तो ये हो गया तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान, यानी पहला हमारा आंसर, इस पहले वाले खंड का आंसर यहां हमें प्राप्त हो रहा है। अब दूसरा कह रहा है दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र का हमें मालूम है महत्तम मान, तो वैद्युत क्षेत्र का अगर महत्तम मान मालूम है तो हम इस फार्मूले से E0/B0 बराबर C, इस फार्मूले का उपयोग करके हम B0 बराबर अगर निकालें तो B0 बराबर आ जाएगा E0/C, ये आ जाएगा। अब यहां से देखिए B0 बराबर क्या आएगा, E0 की वैल्यू 30 है और C का मान दिया हुआ है 3 गुणे 10 का घात 8 मीटर पर सेकंड। तो यहां से कैंसिल करेंगे, 3 धानिम 30, इसको अगर ऊपर ले जाएं तो B0 बराबर आ जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो 10 गुणे 10 का घात -8 आ जाएगा। या ऐसा भी इसको लिख सकते हैं B0 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1.0 गुणे 10 का घात -7, 1 गुणे 10 का घात -7 इसको लिखा जा सकता है। तो ये आएगा टेस्ला में, ये टेस्ला में आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। तो अब हमें यहां मिल गया महत्तम मान चुंबकीय क्षेत्र का, लेकिन हमें बताना क्या है, दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो व्यंजक लिखने के लिए तरंग का संचरण हो रहा है x अक्ष के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र है y अक्ष के अनुदिश, तो निश्चित रूप से इसका व्यंजक जब लिखना होगा, व्यंजक दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, तो अब हम यहां लिख सकते हैं BZ इक्वल टू ये Z अक्ष के अनुदिश होगा, और यहां देखिए इसका शिखर मान आया है 1.0 गुणे 10 का घात -7, ये हो जाएगा शिखर मान। और साथ में समीकरण में साइन दिया था तो हम यहाँ साइन लगा देंगे, और बाकी कला सेम टू वही करेंगे, 2 गुणे 10 का घात 11t और साथ में प्लस 300 पाई x
और ये आ जाएगा टेस्ला में, इतना टेस्ला लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है तो ये टेस्ला में। तो इस प्रकार से हमारा ये दोनों सॉल्व हो रहा है पहले खंड में देखिए यहां से हमको प्राप्त हो रहा है लैम्डा की वैल्यू, और दूसरा व्यंजक निकालना था तो व्यंजक यहां प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये विद्युत चुंबकीय तरंग नामक पाठ से ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य कर लें, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब हम अगले टॉपिक में ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। अगला यूनिट होगा हमारा ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी स्टार्ट किया जाएगा। तो अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।